इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाउ डिफरेंटली एबल के साथ मैं हूं आरजे नूरी। नाज़रीन, आज हमारे गेस्ट हैं, बहुत दूर से हमारे गेस्ट आज हमारा हिस्सा बने हैं, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और इनका नाम है मोहम्मद वसीम तबस्सुम साहब। हम आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आज के प्रोग्राम में हम इनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि आजकल ये क्या कर रहे हैं और लाहौर ये हमारे पास आए हैं और ये लाहौर में क्या क्या कर रहे हैं, किन किन प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और किस तरह अपने रोज़गार को लेकर चल रहे हैं। आइए वसीम साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले आपको हाउ डिफरेंटली एबल के प्लेटफॉर्म में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी दूर से आप आए हैं, कैसा रहा आपका सफ़र? सर, ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2013 को। मैं पहली दफ़ा लाहौर आया था। तो यहाँ पे एक कोर्स के लिए आया था, कंप्यूटर के लिए। उस कोर्स में जब मैंने यहाँ पे आके एडमिशन लिया तो यहाँ से मतलब मुझे स्पेशल लोगों के बारे में पता चला काफ़ी कुछ के यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशल लोग हैं जो अपना रोज़गार चलाते हैं अपने आप से। मतलब कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ अपने तौर पे बिज़नेस करते हैं। तो मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से, जैसे आपने बताया कि उधर से हूँ, तो उधर इन चीज़ों का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये बात 2012-13 में जो है वो काफ़ी कम अवेयरनेस थी और अभी भी बहुत कम है। अभी भी उस तरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी कम है ये। सही। अब मैं जब लाहौर में आया था तो मुझे ये नहीं था कि मैं लाहौर में इतना अच्छा क़याम कर लूँगा। मेरा था कि शायद एक कोर्स करने जा रहे हैं। वो कोर्स छोटा सा ही था, 3 माह का एक ड्यूरेशन थी उसकी। तो मैंने जब वो कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे यहीं पे जिस एनजीओ जिस इदारे में मैंने कोर्स किया था उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे स्टे कर लें और यहाँ पे मज़ीद जो नाबीना लोग आते हैं उनके लिए आप ये कोर्स जो है वो आगे बढ़ाएं और उसको चलाएं। तो वहाँ से मेरा ये लाहौर का स्टे हुआ। सही। फिर चंद मतलब साल तक उनसे वाबस्ता रहा। तो चूँकि जाहिर सी बात है वो भी एक प्राइवेट इदारा ही था, तो उनके फाइनेंशली हालात जो थे उस तरह के थे कि उन्होंने कहा जी अब हम मज़ीद कोर्सेज़ नहीं करवा सकते। अच्छा, सही। तो उन्होंने उसके बाद जो है वो फिर हमें ऐसे ही मतलब छोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो अपने तौर पे अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें। तो उसके बाद फिर सर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैं कोर्स जो है वो किए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारा मैंने अपने मोबाइल के हवाले से काम किया। एसेसरीज़ मोबाइल की जो है वो भी सेल की। सही। उसके अलावा फिर मैंने अब जो काम शुरू किया हुआ है तकरीबन अरसा 1.5-2 साल से, तकरीबन 1.5 साल से मैं निमको, रेवड़ी, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको पैक करके मार्केट में घूम फिर के सेल करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो चल रहा है। मैं चूँकि सरकारी या इस तरह का कोई भी, मेरा एड्रेस चूँकि आज़ाद कश्मीर से है तो यहाँ पर मुझे कोई जॉब शॉप सरकारी नहीं है, तो मैं इस सूरत में इस तरह से अपना जो है वो कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा वसीम साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आपकी डिसेबिलिटी है ये कब से है? सर, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और ये शुरू में ही जब मतलब पैदा हुआ था तो तभी चेकअप वगैरह हुए और उसमें लामाला जिस तरह के एक वालिदैन तको करते हैं। तो मैं जब 1.5 माह का था तो डॉक्टर्स ने लाइलाज कर दिया था। अच्छा। उन्होंने कह दिया था कि इनकी जो दिमाग के अंदर एक रोशनी वाली जो बैटरी होती है वो है ही नहीं है। अच्छा। जो कि एक पूरा एक सिस्टम होता है। आंखें तो वैसे ही नहीं थी, तो पहले ये तय हुआ कि शायद आंखें नहीं है तो आंखों की वजह से रोशनी नहीं है, तो ऑपरेशन करवा के तो आंखें जो है वो लगाई जा सकती हैं। लेकिन जब 1.5 माह का मतलब इलाज के बाद ये डॉक्टर ने कह दिया था कि आप आंखें अगर लगवा भी सकते हैं तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है इसका। अच्छा, सही। हाँ जी, अगर आप वैसे खर्चा करते वो कर सकते हैं क्योंकि दिमाग में जो सिस्टम है वो है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा वसीम साहब, जब डॉक्टर्स ने इतना आपकी फैमिली को बताया तो फिर फैमिली का रिएक्शन क्या होगा? क्या उन्होंने बेहतर फैसला सोचा होगा? जी देखें, हम एक कह सकते हैं कि एक गरीब तबके से ही हैं क्योंकि हमारा एक देहाती माहौल है। ठीक है।
और देहाती माहौल में एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी होती है। गुर्बत के साथ साथ एजुकेशन भी वहाँ पे लोगों में नहीं होती। तो अब जब उन्हें इस चीज़ का पता चला तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे जिस तरह के अमूमन आपको पता है कि लोग, कोई कहते हैं जी वहाँ चले जाएं, कोई कहता है फ़लाँ दरबार पे चले जाएं, फ़लाँ के पास चले जाएं। तो इसी तरह की तगो-दो में थे मेरे वालिदैन, चूँकि मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। अच्छा, तो अच्छा। भाई वगैरह और नहीं है, तो मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वालिदैन के लिए एक ये बड़ा सदमा होता है बिल्कुल कि बहनाई, चूँकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा पहले भी नहीं था। और अब जो है एक मेरा कज़न है, उसका भी ये मसला आया है, लेकिन वो काफ़ी बाद में आया है। अच्छा अच्छा। मैं, हाँ जी, लेकिन पहले इस तरह का कोई हमारे ख़ानदान में ना कोई किसी और फिज़िकली भी कोई माजूरी नहीं थी, मतलब ख़ानदान में हमारे। तो सबके लिए एक मतलब सदमे की बात थी कि ये किस तरह हो गया और कैसे हुआ, और मुख्तलिफ़ इलाज चलते रहे। तो बचपन में चूँकि ज़ाहिरी बात है, फिर लोगों ने, हमारे जो वालिदैन थे मेरे, उनको मशवरे देना शुरू किया कि आप जो है वो इनको ना इस्लामाबाद में, लाहौर में मुख्तलिफ़ इदारे हैं, वहाँ पे इनको भेजें, वहाँ पे ये पढ़ेंगे। लेकिन वो जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक अकलौती औलाद को वालिदैन दूर भी नहीं कर सकते, नहीं कोई शक नहीं उसमें। ऐसे तो उनके लिए ये एक बड़ा कठिन मरहला था कि जिसमें वो मुझे इतने दूर भेज दें, और उम्र भी छोटी, जबकि कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो फिर खैर काफ़ी फैमिली ने जब से जोड़ के बैठे और बातें की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता कि बिल्कुल ही इनको अनएजुकेटेड रखा जाए और इनको एक घर बिठा दिया जाए। उनका ये ख्याल भी था कि कुछ ना कुछ तो करें। फिर मेरी वालदा को ये ख्याल आया, उन्होंने मुझे जो है ना वो मदरसे में दाखिल करवा दिया। मेरा एक कज़न था और मुझे, हम दोनों को उन्होंने मदरसे में दाखिल करवा दिया। मेरी तब एज तकरीबन को 7-8 साल एज थी मेरी। सही। तो वहाँ से फिर मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कुरान भी हूँ और मैंने मैट्रिक भी कर रखा है। अच्छा अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड? जी मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल से मेरी शादी जो है 2018 को हुई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पे, फैमिली मेरी जो है वो सारी कश्मीर में ही है, मैं अकेला ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। अच्छा, तो आप वापस कैसे जाते होंगे, कितने अरसे में जाते होंगे, किस तरह जाते हैं, थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। वापसी के लिए सर देखें, जब मैं 2013 में या 12 में, जब मैं बेसिकली इस फील्ड में, जो अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ तो 2009 में आया हूँ। पहले मैं मदरसे में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। मदरसे से 2008 में मैंने ना सोचा है कि मुझे ना इस तरफ भी जाना चाहिए। हालांकि मेरे जो असातिज़ा थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में अच्छा था, उनका कहना यह था कि आप इस तरफ ना जाएं। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा एक अपना ही था, मेरा ज़हन बन गया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरफ जाऊं, मैं देखूं कि ये लोग कैसे चलाते हैं अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, पढ़ते कैसे हैं, स्कूल का काम कैसे करते हैं, क्रिकेट कैसे खेलते हैं। मुझे एक तजस्सुस था इस फील्ड में आने का। सो मैंने 2009 में जो है फरवरी में मैंने पहली दफ़ा स्पेशल इस फील्ड को ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें मैंने जब स्पेशल ज्वाइन किया था, मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि इतने ज़्यादा दूर उन्होंने मुझे कभी भेजा नहीं था, तो वो फिर अब्बू वगैरह साथ आते थे, छोड़ते थे, लेके जाने के लिए मसला था। तो वो फिर मैं स्पेशली इधर से गाड़ी में बैठता था, तो वो आगे फिर वो रिसीव कर लेते थे। अच्छा। जब मैं उतरता था। सही। फिर जब मैं लाहौर के लिए, चूँकि वो तब इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद हमारे करीब है, 4 घंटे का सफ़र पड़ता है, लेकिन लाहौर कम से कम हमें 10 घंटे का सफ़र पड़ता है। अच्छा अच्छा, सही। तो तब जब मैं लाहौर के लिए तैयार हुआ, तो तब काफ़ी ज़्यादा मुझे भी दिल में था कि यार कैसे करना है सफ़र, इतना अकेला, और घर वालों को लेके भी नहीं जा सकता कि अब इनकी ज़िम्मेदारी तो नहीं सारी, मतलब कि 10 घंटे मुझे छोड़ने भी जाएं, 10 घंटे वापसी पे भी आएँ, बिल्कुल ऐसे यार, और बीच में स्टे भी फिर ना करें, तो इनके लिए भी एक मुश्किल मरहला है और मेरे लिए भी। तो फिर मैंने अपने जो हमारे एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हैं, अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं अलियास अयूब साहब, वो भी ब्लाइंड है, तो उनसे मैंने, चूँकि उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में, बेसिकली उनका ये एक एहसान था मुझ पे कि उन्होंने मुझे इस फील्ड से मुतारफ़ करवाया है। सही।
तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा बेटा मैं 12-13 साल का था तो मुझे भी यही मसला था कि सफ़र कैसे करना है। तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेके अकेले सफ़र करना सीखा है। तो आप भी 1-2 दफ़ा जब जाएंगे सफ़र करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। सही। तो आप कोशिश तो करें ना, ऐसे तो घर बैठे तो आप सोचते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर मैंने एक साथी थे उनकी मदद से पहली दफ़ा जब लाहौर का टूर किया तो उसमें माशाल्लाह मुझे लगा कि यार बिल्कुल अकेले कोशिश करनी चाहिए। और अब जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई आता जाता नहीं है। मैं 3 से 4 माह बाद घर जाता हूँ, ठीक है, चंद दिन के लिए। तो उसके बाद महीना या 17 दिन 18 दिन घर रह के वापस अकेले ही आता हूँ। अपनी सारी ट्रैवलिंग लाहौर में मैं खुद मतलब आगे पीछे मूविंग करना होता है। आपको पता है ये जैसे मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये इस काम के लिए मुझे मार्केट्स में निकलना पड़ता है। ऐसी है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से अकेले ही सर्वाइव कर रहा हूँ। गुड हो गया। अच्छा वसीम साहब, हमारे चैनल का नाम है हाउ डिफरेंटली एबल, जो कि स्पेशल पर्सन की आवाज़ बुलंद करता है जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक बड़ी अच्छी कोशिश है और अच्छा इकदाम है जो आपने उठाया है। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता करे और आप लोगों को जो है वो आगे ला रहे हैं कि अपने मसाइल बताएं और लोगों तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो मैं आपको तो यही कहना चाहूँगा कि इस काम को जारी रखिए, सदका ये जारिया समझ के इसको जारी रखें। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत भी दे, आमीन। और लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जिस तरह से भी, ये नहीं है कि किसी बंदे का आप एक ख़ास बंदे का सुन रहे हैं या मैं कहूँ मेरी मदद करें या जिसकी भी आप जो आप करीबी हैं। मैं आपके चैनल के तवसल से ये बात कहना चाहूँगा लोगों से कि देखें, आप किसी को भी देखें माजूर को तो खुदारा उसके पास से गुजर ना जाएं, उससे एक दफ़ा रुक के पूछ लें भाई आपको कोई ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कोई आपसे पैसे मांगने के लिए खड़ा है। बिल्कुल ऐसी। किसी को आप 10 रुपए देंगे या 5 रुपए देंगे, किसी का हो सकता है कोई आपके इस इंतज़ार में हो कि आप उसको सड़क क्रॉस करवा दें। बिल्कुल ऐसी है। कोई आपके इस इंतज़ार में हो कि आपको किसी गाड़ी पे चढ़ा दे। ऐसी। तो खुदारा अगर आपके पास कोई टाइम हो तो आप, वैसे भी टाइम निकालने पे निकलता है सर। टाइम अगर हम कहते हैं इस बात के कि जी हमारे पास टाइम नहीं है तो टाइम कभी भी नहीं आएगा। टाइम निकालेंगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम, ये टाइम आपका जो निकलेगा ये आपके लिए एक कीमती टाइम होगा। बाकी टाइम जितना आप कीमती समझते हैं उसमें जितना इसका हिस्सा होगा वो सारा उसको ज़ीरो कर देगा। एग्जैक्टली ऐसे। ये जो टाइम है, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं सर, निकलता हूँ तो बाज़ दफ़ा मैं कोई 10 मिनट भी खड़ा रह जाता हूँ। अच्छा। पास से लोग गुजरते रहते हैं, ट्रैफिक गुजरती रहती है। अब जहाँ से मैं रोज़ाना की बुनियाद पे उनको तो पता चल गया कि ये बंदे रोज़ आते हैं, इनको हमने सड़क क्रॉस करवानी है, इधर लेके जाना है। लेकिन नई जगहों पे हमारे लिए बहुत मसले इस बात पे होते हैं कि हमने सड़क क्रॉस करनी है। अब हम रिस्क तो ले नहीं सकते क्योंकि गाड़ियों वालों को जाहिर बात है उन्होंने अपनी रफ्तार से चलना होता है। अब हम कहें जी हमारे लिए वो गाड़ी रोके तो जाहिर बात है उनके पीछे भी एक कतार लगी होती है। कोई शक नहीं, नो डाउट। तो मैं ये कहूँगा कि जो प्यादल अफराद चल लें, रुक के एक दफ़ा पूछ लें। और जेब ज़रूरी नहीं है कि रुक के आप पहले जेब टटोलें, जेब से पैसे निकालें और अगले के हाथ पे रखें और फिर उससे पूछें। नहीं, पहले उनके पास जाएं, उनसे पूछें भाई आपको मसला क्या है, पानी चाहिए, आपको सड़क क्रॉस करनी है, कोई और मसला है, कोई बीमारी है, कोई तबीयत ख़राब है, हो सकता है किसी बेचारे की तबीयत ख़राब हो, वो आपकी इमदाद का मुंतज़िर हो। सो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बड़े अदब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि खुदारा आप पहले देखें कि बंदा किस हुलिये में खड़ा है, वो क्या चाहता है, उसके हाथ में क्या है। आप देखें कि अगर उसने हाथ फैलाया हुआ है या उसने हाथ समेटा हुआ है। अगर उसने हाथ समेटा हुआ है तो आप उसकी लाज रखें, उसको पैसे ना निकाल के दें, बल्कि उसकी ज़रूरत पूछें कि उसकी ज़रूरत क्या है। ये मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम उन्होंने दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी और आप इस चीज़ को सदका जारिया समझकर ये लोगों तक पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस पैगाम से आगाह हो सकें और इस चीज़ को आगे लेके चल सकें और इस चीज़ को ख़त्म कर सकें जो स्पेशल पर्सन के साथ इस तरह कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे हमारे प्रोग्राम जल्द से जल्द मिल सके। अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे नूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।